देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। हमारा गोल्ड न खरीदना देश हित में कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच ने क्या कोई पैनिक बटन दबा दिया है? आपके पास जो सोना रखा है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, डिटेल में समझेंगे पीएम की अपील और गोल्ड के फ्यूचर के पीछे का कैलकुलेशन। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold, Sharda University and Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इंडियंस को गोल्ड से बहुत प्यार है और इसीलिए उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से एक ऐसी अपील की है जो आमतौर पर सरकारें बहुत कम करती हैं। सुनने में एक रेगुलर स्पीच लग सकती है, लेकिन असल में ये भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी मामला है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में भी भारत सरकार ने ऐसी ही अपील की थी। तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोगों से कहा था कि अगर मेरी एक इच्छा है जिसे भारत के लोग पूरा कर सकते हैं तो वो ये है कि लोग सोना न खरीदें। लेकिन आखिर सोना खरीदने या न खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था पर असर कैसे पड़ता है? भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना खरीदता है और इसमें से लगभग 90% सोना इंपोर्ट करता है। यानी भारत खुद इतना सोना पैदा नहीं करता कि अपनी मांग पूरी कर सके। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड होल्डर भी माना जाता है। यानी भारतीय घरों में, लॉकर्स में, तिजोरियों में जितना सोना रखा है उतना शायद ही किसी और देश के लोगों के पास है। और अभी लोगों का गोल्ड की तरफ इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है क्योंकि 2025 में गोल्ड ने करीब 55% रिटर्न दिया। ऊपर से दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी हुई है, युद्ध का डर है। ऐसे समय में सोने को सेफ निवेश मानते हैं। इसीलिए भारत में गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भारत सोना खरीदता है तो उसका पेमेंट वो रुपए में नहीं करता, डॉलर में करता है। और यही चीज देश के करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव डालती है। हाँ, मुझे पता है बहुत टेक्निकल टर्म्स हो गए, लेकिन एकदम सिंपल तरह से समझेंगे इसे। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. ये करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट को ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान का महीने भर का बाहरी लेन देन का हिसाब। मान लीजिए आपका एक घर है, पूरे महीने आपने बाहर वालों से कुछ चीजें खरीदी, कुछ बेची, कहीं पैसे कमाए, कहीं पैसे भेजे। महीने के आखिर में अगर कोई पूछे कि बाहर की दुनिया के साथ आपका कुल हिसाब क्या रहा, तो वही आपका करंट अकाउंट जैसा होगा। देश के लिए भी यही होता है। इंडिया का करंट अकाउंट बताता है कि एक तय समय में भारत और बाकी दुनिया के बीच कितना पैसा आया और कितना गया। इसमें 4 बड़ी चीजें शामिल होती हैं। तो पहला है ट्रेड बैलेंस, यानी भारत ने कितना सामान बेचा और कितना खरीदा। दूसरा है सर्विस बैलेंस, जैसे भारतीय आईटी कंपनियां हैं, उन्होंने विदेश में सेवाएं दी तो उन सेवाओं से जो पैसा आता है वो। उसके बाद तीसरा है प्राइमरी इनकम, जैसे विदेशी निवेश पर ब्याज या मुनाफा। और उसके बाद आता है सेकेंडरी इनकम, जैसे खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों ने जो घर पैसा भेजा है वो। इन सबको जोड़ने के बाद जो हिसाब निकलता है वही होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। अब अगर बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा है और कम जा रहा है तो उसे करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं और ये अच्छी चीज है। मतलब आप जितना खर्च कर रहे हैं वो कम है और आ ज्यादा रहा है। लेकिन अगर बाहर ज्यादा पैसा जा रहा है और कम आ रहा है तो उसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और भारत में अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, खासकर कच्चा तेल। यानी हम बाहर से जितना कमा रहे होते हैं उससे ज़्यादा हम बाहर खर्च कर देते हैं और ये सारे इंपोर्ट डॉलर में होते हैं। देखिए, जब इंडिया किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है, चाहे वो कच्चा तेल हो, गैस हो, मोबाइल के पार्ट्स, मशीन, सोना, उन सब का पेमेंट रुपए में नहीं होता है। दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेशनल व्यापार यूएस डॉलर में होता है। मतलब अगर भारत को सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो वो डॉलर में खरीदना पड़ेगा। अब भारत के पास डॉलर कहाँ से आते हैं? डॉलर तब आते हैं जब हम दूसरे देश को सामान बेचते हैं, यानी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स करना भी ज़रूरी है ताकि हम कुछ बेचेंगे तो बाहर से हमें डॉलर मिलेंगे। या जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं उससे भी आता है। या फिर जब एनआरआई भारत में पैसा बेचते हैं। लेकिन अगर भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट उतना न बढ़े तो दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि अब भारत को बाहर वालों को देने के लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए। तो भारतीय कंपनियां बाजार में जाकर डॉलर खरीदने लगती हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो महंगी हो जाती है और यही डॉलर के साथ होता है और अभी भी हो रहा है।
पहले अगर $1 के लिए 70 रुपये 80 रुपये देने पड़ते थे तो अब 95 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि रुपया कमजोर हो गया। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। रुपया कमजोर होना अभी भारत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। आप देखिए कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपका गोल्ड खरीदना करंट अकाउंट डेफिसिट से जुड़ा हुआ है, डॉलर से जुड़ा हुआ है और फिर देश की अर्थव्यवस्था से। अब कमजोर रुपया हमेशा खराब नहीं होता, लेकिन जिस रफ्तार से पिछले 1 साल में रुपया गिरा है वो कंसर्निंग है। भारत बहुत सारी जरूरी चीजें बाहर से खरीदता है, खासकर तेल, और तेल हर चीज में लगता है, ट्रांसपोर्ट में, फैक्ट्री में, बिजली बनाने में। जैसे ही डॉलर महंगा होता है और रुपया कमजोर होता है, हमारे लिए तेल खरीदना महंगा हो जाता है। फिर पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, ट्रक का खर्च बढ़ता है, सामान ढोना महंगा होता है और आखिर में खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसी को इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, मतलब आयात की हुई महंगाई। वापस आते हैं गोल्ड पर। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर हालत में हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब भारत के पास जमा विदेशी मुद्रा का स्टॉक। इसमें ज्यादातर US डॉलर होते हैं और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। इसे ऐसे समझिए जैसे देश का इमरजेंसी डॉलर सेविंग्स अकाउंट। अगर लंबे समय तक इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये रिजर्व घटने लगता है। अगर रिजर्व बहुत नीचे चले जाए तो दुनिया को लगने लगता है कि शायद इस देश के पास अपने इंपोर्ट के लिए और हमें पेमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है। और ये डर ना पैदा हो विदेशी निवेशकों में और कंट्रीज में, ये बहुत ज़रूरी है। वे अपना पैसा वरना निकालना शुरू करते हैं, इससे रुपया और गिर सकता है और यही वजह है कि पूरा एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन जाता है। और इसीलिए सरकार बड़े इंपोर्ट को लेकर चिंतित है और बड़ा इंपोर्ट हमारे देश का है सोना, गोल्ड। 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से भारत ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल, फिर गोल्ड, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर खाद्य तेल, वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल और फिर खाद यानी फर्टिलाइजर। अगर भारत इंपोर्ट करता ही है, आप सवाल कर सकते हैं, तो फिर सिर्फ सोने को लेकर चिंता क्यों जताई है? क्योंकि हर इंपोर्ट एक जैसा नहीं होता। अब क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, उससे फैक्ट्री चलती है, ट्रांसपोर्ट चलता है, खेती चलती है, बिजली बनती है, यानी ये आगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करते हैं। इन्हें प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स कहते हैं। लेकिन सोने का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी या निवेश के तौर पर खरीदा जाता है, वो बैंक लॉकर में पड़ा रहता है। यानी देश डॉलर खर्च करके एक ऐसी चीज खरीद रहा होता है जो ज्यादातर मामलों में अर्थव्यवस्था में आगे नई प्रोडक्टिविटी पैदा नहीं करती। और यही वजह है कि सरकार कहती है कि अगर डॉलर खर्च ही करने हैं तो पहले जरूरी चीजों पर करो। सरकार की चिंता इसीलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इसी समय कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपर हैं, यानी भारत का इंपोर्ट बिल पहले से ही दबाव में है। ऐसे समय अगर गोल्ड इंपोर्ट भी बहुत बढ़ जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और फॉरेक्स रिजर्व्स, इन दोनों पर दबाव बढ़ जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ गोल्ड की बात नहीं की है, उन्होंने विदेशी छुट्टियों को टालने की भी बात की है। क्योंकि जब अगर भारतीय टूरिस्ट है वो बाहर जाएंगे, होटल, शॉपिंग, टिकट, खाने, इन सब पर खर्च करेंगे तो आखिरकार वो विदेशी मुद्रा में ही सेटल होता है, यानी उससे भी डॉलर बाहर जाता है। इसीलिए सरकार इस समय हर तरह का नॉन एसेंशियल डॉलर आउटफ्लो कम करना चाहती है। आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आज का ललन टॉप शो जरूर देखिएगा। अब सवाल ये है कि सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं इस चीज के लिए? अभी तो भाषण में सिर्फ बोला गया है कि आप कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या सरकार अपनी तरफ से कुछ कर सकती है? वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, GST बढ़ा सकती है, या फिर 2013 वाला 80-20 रूल ला सकती है। क्या था वो रूल? 2013 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, घाटे में थे, व्यापार घाटे में। तब सरकार ने नियम बनाया था कि जो कंपनियां सोना इंपोर्ट करेंगी उन्हें उस इंपोर्टेड गोल्ड का 20% हिस्सा ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट करना होगा। यानी सिर्फ सोना लाकर देश में बेचते रहना नहीं चलेगा, उससे कुछ डॉलर भी देश में लाने पड़ेंगे। उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि अगर भारत के लोग सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए गोल्ड इंपोर्ट रोक दें तो करंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति बहुत बदल सकती है। चलो, लोग कम खरीदें या नहीं, लेकिन RBI को कौन संभालेगा? देखिए, सेंट्रल बैंक सोना ज्वेलरी के लिए नहीं खरीदता, अपने रिजर्व को सुरक्षित बनाने के लिए खरीदता है। अगर दुनिया में कभी डॉलर को लेकर कोई संकट आया, कोई वॉर हुई, फिर से रिस्ट्रिक्शन लगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट की तरह काम करता है। जैसे आपके लिए करता है वैसे ही बैंक के लिए भी करता है।
इसीलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं और चाइना और इंडिया के सेंट्रल बैंक तो सबसे ज्यादा। अब अगर आपके पास अभी गोल्ड है तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमने पूछा एक्सपर्ट से, आप सुनिए। पीएम के स्टेटमेंट आने के बाद गोल्ड को लेके एक कंसर्न सी आई है मार्केट में। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास पुराना गोल्ड है, क्योंकि प्राइसेस अभी हायर साइड है, तो यहाँ पे आप उसे रीडिजाइन कर सकती हैं। एक ये भी चीज है। एक मिक्स एंड मैच होता है कि हमने यहाँ पे थोड़े पैसे लगाए और थोड़ा सा गोल्ड हम अपने घर से लेके जाते हैं, वो हमारा काउंटर बैलेंस करता है कि हमारा बिल भी ज्यादा नहीं बढ़ता और हमारे पास डिजाइन भी नए आते हैं और सोना भी हमारा यूज होता है। इससे भी इकोनॉमी में एक फर्क पड़ेगा। तो हमारा टोटल जो डॉलर का रिजर्व है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इससे दुगुना इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो हमारे बढ़ ही रहे हैं, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब INR यहाँ पे डिप्रिशिएट होता है तो सेम वैल्यू के लिए, सेम ग्राम के लिए हम ज्यादा वैल्यू यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। सेल मत करो इसे, क्योंकि इतनी चीजें की जा रही है स्टेप्स इसे रोकने के लिए, बट ये रुक नहीं रही। कि सोने में बहुत लंबा कंसोलिडेशन आता है, तो बहुत लंबा ब्रेकआउट, इट इज मूविंग टुवर्ड $6,000। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 अपील कही उस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।